नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम TYBA सेमेस्टर 5 के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय के तीसरे यूनिट के प्रश्न प्रभावशाली पत्र की विशेषताएं बतलाइए और सरकारी पत्राचार के विविध प्रकारों का संक्षेप में परिचय दीजिए प्रश्न का उत्तर देखेंगे। सरकारी कार्यालय में पत्राचार का ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यालय में और उनकी कार्य पद्धति एवं संप्रेषण प्रणाली की रीढ़ की हड्डी पत्र ही होते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं पत्र सरकारी कार्यालय और उनकी कार्य पद्धति में। विभिन्न देश विदेश की सरकारों, विविध कार्यालयों, सार्वजनिक उद्यमों, संस्थाओं, बैंकों के कार्यालयों, कंपनियों, निगमों तथा सामान्य जनता से संपर्क स्थापित करने हेतु पत्रों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। साथ ही सरकारी प्रयोजनों के लिए अनौपचारिक टिप्पणियां, कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्रों, परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं का भी प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रभावशाली पत्र की विशेषताएं देखते हैं। प्रभावी पत्र की मुख्यतः 6 विशेषताएं हैं। पहली, सरलता। दूसरी, स्पष्टता। तीसरी, संक्षिप्तता। चौथी, शिष्टता। पांचवी, प्रभावोत्पादकता और छठी, वैविध्यपूर्ण भाषा शैली। अब हम इन 6 विशेषताओं को सविस्तर या विस्तृत से देखते हैं। प्रभावी पत्र की विशेषताएं। केंद्रीय सरकार के कार्यालय में प्रयुक्त पत्रों की रचना प्रक्रिया, शैली तथा भाषा की अपनी विशिष्ट पद्धति होती है। यानी कि सरकारी कार्यालय में जो प्रयुक्त पत्र होते हैं उनकी रचना प्रक्रिया, शैली तथा भाषा की अपनी विशिष्टता होती है, अपनी अलग शैली होती है। युग परिवर्तन के साथ जिस प्रकार शासन प्रणाली बदलती है उसी प्रकार कार्य पद्धति में भी बदलाव आना जरूरी है। यानी कि समय के परिवर्तन के साथ शासन की कार्य प्रणाली में भी बदलाव आना जरूरी है, परिवर्तन आना जरूरी है। 21वीं सदी के भारत में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि आज आधुनिक युग है आज, और भारत में भी आज आधुनिकता देखी जा सकती है। यानी कि भारत में भी अब अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में भी अब नए नए शोधें हो रही हैं भारत में। ऐसे में 200 वर्ष पुरानी शासकीय काज पद्धति को भी बदलना आवश्यक हो जाता है। यानी कि जो पुरानी शासकीय कार्य प्रणाली है उसको बदलना भी आवश्यक है। अतः सरकार पत्राचार के रूढ़ ढब को बदलकर स्वतंत्र शैलियों में युगानुरूप भाषा अभिव्यक्ति को तरजीह दी जानी चाहिए। पत्र व्यवहार एक कला है। पत्राचार का संपर्क का प्रभावी साधन है। अतः प्रभावशाली पत्र लिखने के लिए कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। अब हम प्रभावशाली पत्र की विशेषताओं को एक एक करके विस्तृत से देखेंगे। पहली विशेषता है सरलता। आदर्श पत्र लेखन की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि वह दुर्बोध नहीं होनी चाहिए, अर्थात पत्र में सरलता का होना आवश्यक है। यानी कि पत्र सरल होना चाहिए, उसमें दुर्बोध नहीं होना चाहिए। पत्र लेखक के विचार तथा पत्र के उद्देश्य प्रेषित की समझ में आना चाहिए। यानी कि जो पत्र पढ़ रहा है उसको लेखक पत्र जो लिख रहा है उसके विचार तथा उसका उद्देश्य समझ में आना चाहिए। दुर्बोध पत्र का कोई उपयोग नहीं माना जा सकता है। यानी कि पत्र में कोई बोध होना चाहिए, दुर्बोध पत्र का कोई उपयोग नहीं है। पत्र द्वारा कही जाने वाली बातों एवं तथ्यों को सीधे ढंग से और स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। यानी कि बातों को सीधे ढंग से, घुमा फिरा के नहीं, और सीधे ढंग से और बातों और तथ्यों को कहना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। पत्र द्वारा पांडित्य प्रदर्शन करना मूर्खता है। यानी कि अपना प्रदर्शन करना भी पत्र में मूर्खता है। अतः पत्र में अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि सरल भाषा में पत्र लिखना चाहिए और जो पढ़ना रहे उसको समझ में आना चाहिए, ऐसा पत्र होना चाहिए। प्रभावशाली पत्र की दूसरी विशेषता है स्पष्टता। प्रभावशाली पत्र लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी स्पष्टता। यानी कि पत्र लेखन में स्पष्टता होना अनिवार्य है। पत्र में स्पष्टता लाने के लिए एक विशेष शैली अपनाई जानी चाहिए। यानी कि पत्र लेखन के लिए एक विशेष शैली को अपनाया जाना चाहिए। पत्र में लंबे वाक्य विन्यास तथा कठिन शब्दों का भी
कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे वाक्य विन्यास और कठिन शब्द पत्र को बोझिल बना सकते हैं। अतः पत्र में लंबे वाक्य विन्यास तथा कठिन शब्द नहीं होने चाहिए या उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। पत्र चाहे व्यक्तिगत हो, सरकारी हो या व्यापारिक, लेकिन वह विद्वता प्रकटीकरण का माध्यम नहीं है। पत्र तो प्रचलित शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों की सहायता से प्रभावपूर्ण बन सकता है। यानी कि पत्र में छोटे छोटे वाक्य और प्रचलित शब्द होते हैं, उन्हीं से ही पत्र है वो प्रभावशाली बनता है। अतः पत्र में स्पष्टता के साथ संक्षिप्तता का होना भी आवश्यक है। स्पष्टता होनी चाहिए, साथ में संक्षिप्तता होनी चाहिए, क्योंकि लंबा पत्र बोझिल हो सकता है। पत्र में अपने विचारों, भावों तथा कथनों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। ऐसा पत्र आदर्श पत्र लेखन का अनूठा नमूना हो सकता है। यानी कि अपने विचारों और भावों और कथनों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ऐसा पत्र ही आदर्श पत्र लेखन का सर्वश्रेष्ठ नमूना हो सकता है। प्रभावी पत्र की तीसरी विशेषता है संक्षिप्तता। कोई भी कार्यालयीन पत्र संक्षिप्त होना जरूरी है। यानी कि पत्र, कार्यालयीन पत्र हो संक्षिप्त होना अति आवश्यक है। संक्षिप्तता पत्र की प्रभावत्मकता कही जा सकती है। किसी भी पत्र को निबंध का रूप नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि लंबा पत्र होगा या बहुत ज़्यादा पन्नों का पत्र होगा तो वो बोझिल बन जाएगा, क्योंकि आज सबके पास समय का अभाव है। इसलिए पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, इससे वो प्रभावशाली भी लगेगा। संक्षिप्तता से प्रेषक तथा प्रेषित दोनों को ही सुविधा होती है। यानी कि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों को सुविधा होती है संक्षिप्त पत्र में। सरकारी पत्र में अवान्तर बातें न लिखकर आवश्यक बातों को ही सीधे ढंग से लिखा जाना चाहिए। यानी कि फिजूल की बातें ना लिखकर केवल जो काम की बातें हैं उनको ही लिखना चाहिए। पत्र में बातों को घुमा फिरा कर कहने और एक ही बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि घुमा फिरा कर और बार बार दोहराने की बात की आवश्यकता नहीं है। संक्षिप्त पत्र में गलतियां कम होकर तथ्यों को घनीभूत रूप में प्रस्तुत करने की वजह से महत्ता में वृद्धि होती है। अतः सभी प्रकार के पत्र संक्षिप्त में लिखे जाने चाहिए। यानी कम गलतियां करनी चाहिए और जितना हो सके उतना संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए, तभी पत्र प्रभावशाली लगेगा। प्रभावशाली पत्र की चौथी विशेषता है शिष्टता। सभी प्रकार के पत्र लेखन की भाषा शिष्ट तथा विनम्र होनी चाहिए। यानी कि विनम्र भाषा होनी चाहिए पत्र लेखन की। पत्र अगर नकारमूलक भी है तो उसे विनम्रतापूर्वक ही कहा जाना चाहिए, ताकि पत्र पाने वाले के मन को चोट न लगने पाए। यानी नकारात्मक पत्र हो उसको भी विनम्रतापूर्वक या विनम्र से लिखा जाना चाहिए, ताकि जो पत्र पढ़ रहा है उसके मन को चोट न लगे या बुरा न लगे। जनता तथा कर्मचारियों की मांगों तथा शिकायतों आदि पर तुरंत ध्यान देकर शीघ्र निर्णय की सूचना दी जानी चाहिए। इन बातों से जनता के मन में संतोष एवं सम्मान की भावना जागृत होती है। यानी कि जनता तथा कर्मचारी की जो मांगे हैं, शिकायतें, फरियाद हैं, उन पर तुरंत ध्यान देकर शीघ्र ही निर्णय और सूचना देनी चाहिए। इससे जनता के मन में संतोष एवं सम्मान की भावना जागृत होगी। अतः सभी सरकारी पत्राचार में शिष्टता और विनम्रता का होना अति आवश्यक है। यानी कि पत्र शिष्ट और विनम्र होना चाहिए। प्रभावी पत्र की पांचवी विशेषता है प्रभावोत्पादकता। शासकीय पत्र में भाषा, पद विन्यास, वाक्य विन्यास, विचार तथा भावों की एक ऐसी सुगठित अनुमिति होनी चाहिए जिससे पत्र का एक संकलित प्रभाव प्रेषित के मन पर पड़ सके। यानी कि पद विन्यास, भाषा, वाक्य विन्यास, विचार तथा भाव है वो सुगठित होने चाहिए, जिससे जो पत्र पढ़ने वाला है उसके मन पर असर पड़े, एक प्रभाव पड़े। सरकारी मंत्रालय में प्रभावहीन पत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि जो सरकारी कार्यालय उनमें प्रभावहीन पत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है, वो व्यर्थ होते हैं। पत्र लेखन में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए पत्र लेखन को शासकीय कार्यप्रणाली, सरकारी नीति की गहरी समझ होनी चाहिए। यानी कि पत्र लेखन में प्रभाव लाने के लिए जो पत्र लेखक है उसको शासकीय कार्यप्रणाली, सरकार नीति की गहरी समझ होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण हिंदी पत्र लिखते समय संबंधित विषय की पारिभाषिक शब्दावली की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि विषय के संदर्भ में उसकी पारिभाषिक शब्दावली की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते
वहाँ अंग्रेजी के ही प्रचलित शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखना उचित होगा। यानी कि कभी कभी कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द नहीं मिलते, वहाँ अंग्रेजी के ही प्रचलित रूप शब्द हैं, उनको देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। प्रभावी पत्र की अंतिम विशेषता है वैविध्यपूर्ण भाषा शैली। पत्राचार की भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर है। खास तौर पर सरकारी पत्राचार में भाषा पर अनेक बंधन अपने आप आ जाते हैं। यानी कि साहित्यिक भाषा में हमने देखा कि उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों या कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु पत्राचार की भाषा में कहावतें, मुहावरों आदि का प्रयोग निषेध है। यानी कि पत्राचार की भाषा में अनेक बंधन आ जाते हैं, नीति नियम आ जाते हैं। सरकारी पत्रों में साहित्य में संबंधित मुहावरों, कहावतों तथा शायरी का कदापि उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पत्र की प्रकृति के अनुसार पत्र द्वारा विचारों, तथ्यों, भावों आदि को सहजता से प्रशासित किया जाना चाहिए। सरकारी पत्रों की भाषा प्रायः निश्चित शब्दावली तथा वाक्य विन्यास के अनुसार ही लिखी जानी चाहिए। विषय का स्वरूप तथा कार्यालय की कार्यप्रणाली के अनुसार विशेष शब्दों, वाक्यांश आदि का उपयोग किया जाता है। सरकारी पत्र में विषय अनुसार विचारों एवं कथ्यों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। पत्र की भाषा में अप्रचलित एवं दुर्बोध शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दों तथा वाक्यांशों के एक ही अर्थ निकलने चाहिए और उनका प्रयोग विषय अनुरूप होना चाहिए। सरकारी पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट होकर वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। इस प्रकार सरकारी पत्र की भाषा में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब हम सरकारी पत्राचार के प्रकार देखेंगे। सरकारी पत्राचार के मुख्यतः 17 प्रकार हैं। पहला सरकारी पत्र, दूसरा अर्ध सरकारी पत्र, तीसरा कार्यालय ज्ञापन, चौथा ज्ञापन, पांचवा परिपत्र, छठा कार्यालय आदेश, सातवां राजपत्र, आठवां संकल्प, नौवां अधिसूचना, 10वां पृष्ठांकन, 11वां प्रेस विज्ञप्ति, 12वां द्रुत पत्र, 13वां मितव्यय पत्र, 14वां अनौपचारिक टिप्पणी, 15वां अनुस्मारक, 16वां प्रतिवेदन और 17वां तार। अब हम इन पत्रों के प्रकारों को विस्तृत देखेंगे। पहला पत्र है सरकारी पत्र। इसे शासकीय पत्र भी कहते हैं। सरकारी पत्राचार में सबसे अधिक मात्रा में इस पत्र का ही प्रयोग होता है। यानी कि सरकारी कार्यालय में या पत्राचार में सबसे ज़्यादा शासकीय पत्र यानी कि सरकारी पत्र का ही प्रयोग होता है। अतः सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी पत्रों का प्रयोग विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं, निगमों, सार्वजनिक उद्योगों, बैंकों तथा कंपनियों के साथ संपर्क तथा दूरसंचार के उपयुक्त माध्यम के रूप में किया जाता है। यानी कि विविध कार्यालयों, संस्थानों, निगमों, सार्वजनिक उद्योगों एवं बैंकों तथा कंपनियों के साथ संपर्क और दूरसंचार करने के लिए सरकारी पत्रों का प्रयोग होता है। सरकारी पत्र उत्तम पुरुष में ही प्राय लिखे जाते हैं। यानी कि उत्तम पुरुष में सरकारी पत्रों को लिखा जाता है। सरकारी पत्रों में तथ्यों को उनके मूल रूप में यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होता है। ऐसे पत्रों की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए तथा पत्रों में लोकोक्तियों, मुहावरों, कहावतों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए और मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों, शायरी आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सरकारी पत्र सीधे विषय अनुरूप लिखे जाने आवश्यक होते हैं। यानी कि उनको विषय अनुरूप लिखा जाना चाहिए। सरकारी पत्रों में किसी भी प्रकार की भ्रांतियों के साथ अस्पष्टता व अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। यानी कि निश्चितता और स्पष्टता होनी चाहिए सरकारी पत्रों में। सामान्यतः सरकारी पत्र विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबंध और अधीन कार्यालय और संघीय लोक सेवा आयोग जैसे अन्य कार्यालय से समस्त औपचारिक पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि सरकारी पत्रों का विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबंध और अधीन कार्यालय तथा संघीय लोक सेवा आयोग जैसे कार्यालयों से समस्त औपचारिक पत्र व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है। जनता की या सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं या संगठनों के सदस्यों के साथ किए जाने वाले समस्त पत्र व्यवहार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा प्रकार है अर्ध सरकारी पत्र।
इस प्रकार के पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो आपस में इस पत्र व्यवहार द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें निर्धारित क्रियाविधि के पालन की जरूरत नहीं होती। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना हो जिसकी कार्यवाही में बहुत देर हो चुकी हो और सरकारी स्मरण पत्र भेजने पर भी कोई उपयुक्त जवाब न मिलता हो, ऐसी स्थिति में भी अर्धसरकारी पत्र लिखे जाते हैं। यानी कि जब कोई अधिकारी किसी मामले में देर करता है या देरी लगा देता है और सरकारी स्मरण पत्र यानी कि रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी उसका कोई जवाब ना मिलता हो, ऐसी स्थिति में भी अर्धसरकारी पत्र लिखा जा सकता है। गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र आदि अर्ध सरकारी पत्रों के ढंग के हो सकते हैं, लेकिन उनका उल्लेख इस नाम से नहीं करना चाहिए। यानी कि जो गैर सरकारी व्यक्ति है उनको भेजे जाने वाले पत्रों को अर्ध सरकारी पत्रों के ढंग में लिखा जा सकता है या वो उस प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनका उल्लेख इस नाम से नहीं करना चाहिए। ये पत्र सरकारी कामकाज के सिलसिले में ही होते हैं, किंतु इसका लेखन कार्यालयीन कामकाज के बारे में कई बातें व्यक्तिगत रूप में भी लिख सकता है, क्योंकि प्रस्तावित कार्य को व्यक्तिगत रुचि से तुरंत निपटाया जा सके। कई बार सरकारी व्यवस्था के फलस्वरूप कोई मामला उलझ जाने पर भी सुलझता नहीं है, तब अपने समकक्ष अथवा अपने से निम्न स्तर के अधिकारी को प्रस्तावित कार्य शीघ्र निपटाने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य होता है पत्र में निहित बातों पर व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर कार्यवाही की जाए। अतः अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के पत्र प्राप्त होने के बाद उन पर विशेष ध्यान देकर जहां तक संभव हो सके संबंधित मामले का निपटान जल्द से जल्द किया जाए। यानी कि जब किसी मामले कोई अधिकारी जल्दी निपटाता नहीं है या विलम्ब करता है, तब ऐसे पत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार का ये रिमाइंडर भी कह सकते हैं। तीसरा पत्र है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन सरकारी पत्राचार का महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों के आपसी पत्र व्यवहार एवं सूचना आदि के लिए होता है। यानी कि जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं वो आपसी पत्र व्यवहार एवं सूचना आदि के लिए कार्यालय ज्ञापन पत्राचार पत्र का प्रयोग करते हैं। यह हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें संबोधन या अर्धलेख नहीं होता, सिर्फ लिखने वाले का पद नाम और हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसमें संबोधन या अर्धलेख नहीं होता है, सिर्फ लिखने वाले का पद और उसके हस्ताक्षर होते हैं। चौथा प्रकार है ज्ञापन। ज्ञापन का प्रयोग अधीन अधिकारियों के पास एक ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं होता। ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसमें भी संबोधन या अधोलेख नहीं होता, सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। यानी कि कार्यालय ज्ञापन की तरह ही इसमें भी इसको भी अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसमें सब अधिकारी का संबोधन या अधोलेख नहीं होता है, सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पद होता है। कार्यालय कामकाज में ज्ञापन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं, किंतु एक पदाधिकारी दूसरे उसके कनिष्ठ पदाधिकारी को लिखता है। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं, यानी कि परंतु एक पदाधिकारी अपने दूसरे पदाधिकारी को लिखता है। ज्ञापन सीधे विषय से संबंधित ही लिखे जाते हैं। अतः ज्ञापन लिखने वाले पदाधिकारियों को सरकारी नीतियों तथा सेवा शर्तों की जानकारी होनी चाहिए। ज्ञापन संक्षिप्त और विषयानुरूप लिखे जाने चाहिए, न कि लंबे चौड़े और वर्णनात्मक। यानी कि ज्ञापन है वो संक्षिप्त होने चाहिए और विषयानुरूप होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, न लंबे और न चौड़े और न ज़्यादा वर्णनात्मक। पांचवा प्रकार है परिपत्र। सरकारी पत्राचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है परिपत्र। इस माध्यम से विभिन्न मंत्रालय द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों, संलग्न अनुभागों, प्रभागों आदि को सरकारी सूचनाएं, आदेश, अनुदेश तथा निर्देश आदि भेजे जाते हैं। परिपत्रों द्वारा आदेश, अनुदेश, तथ्यों तथा विषय वस्तु का सीधा प्रक्षेपण किया जाता है। परिपत्र की विशेषता यह होती है कि उसका एक प्रेषक एक ही होता है, विषय वस्तु भी एक ही होती है, किंतु आवश्यकता अनुसार उसे बहुत से अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों के नाम भी भेजा जा सकता है। अब हिंदी परिपत्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।
परिपत्र तैयार करने का चिंतन मनन आदि केवल हिंदी में ही होना चाहिए, यानी कि हिंदी में ही चिंतन मनन होना चाहिए। अंग्रेजी के अनुवाद की ओर ध्यान दे तो अच्छा होगा, यानी अंग्रेजी का सिर्फ अनुवाद की ओर ध्यान देना चाहिए। परिपत्र के बारे में उचित सामग्री तथा विषय वस्तु की सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करके उनका संयोजन क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, यानी क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। परिपत्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा वाक्य रचना आसान होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है, यानी कि नहीं करना चाहिए। परिपत्र में प्रयुक्त पद विन्यास, वाक्यांश तथा वाक्य विन्यास हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार छोटा तथा संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि पद विन्यास, वाक्यांश या वाक्य विन्यास छोटे होने, संक्षिप्त होने चाहिए। और तीव्र संप्रेषण के लिए परिपत्र संक्षिप्त एवं विषयानुसार होने चाहिए। सरकारी पत्राचार का छठा प्रकार है कार्यालय आदेश। सरकारी कामकाज के एक प्रमुख संपर्क माध्यम के रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है, यानी सरकारी कामकाज के एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग, अनुभाग अथवा सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सरकारी प्राधिकारी द्वारा संबंधित कार्य हेतु किया जाता है। कार्यालय आदेश का उपयोग कर्मचारियों का स्थानांतरण, पदोन्नति करना या रोकना, वेतन वृद्धि जारी करने, अवकाश मंजूर करने तथा अधिकारी और अनुभागों के बीच कार्य के वितरण आदि के लिए भी किया जाता है, यानी कि कर्मचारियों के स्थानांतरण की, उनके पदोन्नति यानी प्रमोशन करना या रोकना, पगार संबंधित और अवकाश यानी कि छुट्टी लेना, उस छुट्टी को मंजूर करना आदि तथा अधिकारी और अनुभागों के बीच कार्य के वितरण आदि के लिए भी कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश का स्वरूप चूंकि आदेशात्मक होता है, उसका अनुपालन करना संबंधित कर्मचारी का परम कर्तव्य होता है, यानी कि उस आदेशात्मक होता है, कोई सरकार द्वारा आदेश दिया जाता है, अतः जो सरकारी कर्मचारी है उसको इस पत्र का अनुपालन करना आवश्यक है, यानी कि उसका कर्तव्य है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एकवचन में ही जारी किए जाते हैं। सातवां प्रकार है राजपत्र। सरकारी सूचना तथा आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, यानी कि सरकार को सूचना या आदेश देती है उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अतः राजपत्र की महत्व सर्वश्रेष्ठ रूप में बनी हुई है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं, आदेश, संकल्प आदि भी राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, यानी कि सरकार द्वारा जो अधिसूचना या आदेश दिए जाते हैं या संकल्प दिए जाते हैं उनका भी राज्यपत्र में प्रकाशित होता है। भारत राज्यपत्र 5 भागों में छपते हैं, प्रत्येक भाग में कई खंड होते हैं, यानी कि जो भारतीय राजपत्र है वह 5 भागों में छपते हैं, प्रकाशित होते हैं और प्रत्येक भाग के कई खंड होते हैं। 8वां प्रकार है संकल्प। संकल्प केवल सरकार की ओर से जारी किया जाता है। इसका प्रयोग सरकारी उपयोग के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है और उद्देश्य हैं नीति संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की घोषणा करने के लिए, यानी सरकार के जो नीति संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी, सूचनाएं हैं या निर्णय हैं उनकी घोषणा के लिए। दूसरा, सरकारी नीतियों की सार्वजनिक उद्घोषणा हेतु। तीसरा है जब केंद्रीय सरकार को जांच समितियों अथवा जांच आयोगों के विशिष्ट प्रतिवेदन या निर्णय आदि की घोषणा करनी हो। और चौथा है जब केंद्रीय सरकार विशिष्ट जांच आयोगों या जांच समितियों को नियुक्ति की सार्वजनिक घोषणा करना चाहे। संकल्प को भी अधिसूचना की तरह ही भारत सरकार के राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाता है। 9वां प्रकार है अधिसूचना। सरकारी पत्राचार में अधिसूचना की अपनी स्वतंत्र सत्ता एवं मूल्यता होती है। अधिसूचनाएं सामान्यतः भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित होती है, यानी कि अधिसूचनाएं भी भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित होती है। अधिसूचनाओं में सरकारी आदेशों, नीतियों, नियमों के लागू होने, किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने और केंद्र सरकार आदि के राज्यपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरण आदि के संबंध में सूचनाएं दी जाती है, यानी कि सरकारी आदेशों, नीति, नियमों, विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदान करना, यानी कि केंद्र सरकार आदि के राज्यपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरण आदि के संबंध में जो सूचनाएं दी जाती है उसको अधिसूचना कहा जाता है। अधिसूचना के आरंभ में ही यह निर्देश दिया जाता है कि राज्यपत्र के किस भाग और कौन से खंड में प्रकाशित की जाएगी, यानी कि पहले से सूचना दी जाती है कि निर्देश दिया जाता है कि राज्यपत्र का ये किस भाग और कौन से खंड में प्रकाशित होगी अधिसूचना। 10वां प्रकार है पृष्ठांकन।
सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। पहला, जब मूल पत्र प्रेषक को वापस लौटाना हो, यानी कि जब पत्र को वापस लौटाना हो प्रेषक को तभी। जब किसी महत्वपूर्ण सरकारी पत्र की प्रतिलिपियां प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त किसी दूसरे विभागों, अनुभागों अथवा कार्यालय को भी भेजनी हो, यानी कि महत्वपूर्ण सरकारी पत्र की नकलों को प्राप्तकर्ता के अलावा अतिरिक्त किसी दूसरे विभाग अथवा अनुभागों अथवा कार्यालय को भी भेजना हो तब। जब प्राप्त पत्रादि को मूल रूप में अथवा उसकी प्रतिलिपि को किसी संबद्ध मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय आदि को भेजा जाना हो। और आखिरी है, किसी विचाराधीन मामले को निपटाने अथवा उस पर विचार विमर्श करने के लिए भी पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। 11वां प्रकार है प्रेस विज्ञप्ति। सरकारी कार्य प्रणाली में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की विशेष भूमिका रहती है। केंद्रीय सरकार के निर्णयों, आदेशों, प्रस्तावों तथा नीतियों आदि को सार्वजनिक तौर पर प्रसारित एवं प्रचारित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रमुख समाचार पत्रों में ज्यों की त्यों तथा यथास्थिति प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि इसका स्वरूप अत्यधिक औपचारिक होता है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में समाचार पत्र की ओर से कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है और न ही उसमें फेरबदल करने की अनुमति होती है। यानी कि सरकार द्वारा जो प्रसारित की जाते हैं निर्णय, आदेश, प्रस्ताव आदि, नीतियों आदि को ज्यों का त्यों ही लिखना चाहिए। समाचार पत्र में जब लिखते हैं तब उसको ज्यों का त्यों यथा स्वरूप में लिखा जाना चाहिए। समाचार पत्रों की ओर से ना कुछ इसमें बढ़ाया जा सकता है और न ही उसमें फेरबदल कर सकते हैं। 12वां प्रकार है द्रुत पत्र। द्रुत पत्र को तुरंत पत्र भी कहा जाता है। द्रुत पत्र का अर्थ है शीघ्र पहुंचाने वाला पत्र, यानी कि जो शीघ्र पहुंचता है वो पत्र। इसको तुरंत पत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये शीघ्र पहुंचता है या तुरंत पहुंचता है। सरकारी कार्यों से संबंधित संदेश, सूचनाएं, रिपोर्ट, समाचार आदि शीघ्र भेजने के लिए दूत पत्रों का उपयोग किया जाता है। यानी सरकारी कार्यालय से संबंधित जो संदेश होते हैं, सूचनाएं होती हैं, रिपोर्ट होते हैं, समाचार आदि को शीघ्र भेजने के लिए दूत पत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पत्रों की भाषा तार की भाषा से होनी चाहिए और पाने वाले को भी उसे उतनी प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि इसकी भाषा है द्रुत पत्र की, वो तार की भाषा जैसी होती है और जो उसको पाने वाला है पत्र को, उसको भी इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे पत्रों में पत्ते पर तुरंत विवरण लिखना आवश्यक है, यानी कि पत्रों के पत्ते पर तुरंत विवरण लिखना आवश्यक है। 13वां प्रकार है मितव्यय पत्र। मितव्यय पत्र को सेवाग्राम भी कहा जाता है। मितव्यय पत्रों का स्वरूप द्रुत पत्र और तार जैसा ही होता है, यानी कि उसको सेवाग्राम भी कहा जाता है और उसका जो स्वरूप है वो दूत पत्र और तार जैसा ही होता है। सरकारी कार्य निष्पादन हेतु देश विदेशों से गोपनीय स्वरूप का पत्र व्यवहार करने के लिए मितव्यय पत्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। यानी कि देश विदेशों से गोपनीय स्वरूप से पत्रव्यवहार करने के लिए मितव्यय पत्र का प्रयोग होता है। अन्य सरकारी पत्रों की अपेक्षा मितव्यय पत्र की अपनी कुछ खास विशेषताएं, क्योंकि ये गोपनीय होता है अतः उसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ऐसे पत्रों की भाषा सरकारी पत्रों की भाषा से सर्वथा भिन्न कुट तार की भाषा जैसी होती है, जो सामान्य जनता की समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि ये पत्र गुप्त होते हैं और देश विदेश में गोपनीय तरीके से उसका प्रयोग होता है, अतः उसकी भाषा आम जनता की समझ में नहीं आती है। 14वां प्रकार है अनौपचारिक टिप्पणी। सरकारी कामकाज में अनौपचारिक टिप्पणी का प्रयोग भी यथा का अवश्य किया जाता है। अनौपचारिक टिप्पणी मुख्यतः फाइल पर स्वतंत्र टिप्पणी तैयार कर संबंधित फाइल को ही मंत्रालय अथवा विभाग आदि में भेजकर तथा स्वतः पूर्ण टिप्पणी अथवा ज्ञापन भेजकर किया जाता है। अनौपचारिक टिप्पणी की भाषा सरल तथा सुबोध होती है और उसे संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। यानी कि अनौपचारिक टिप्पणी की भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए और उसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। इसमें न तो संबोधन होता है और न तो स्वयं निर्देश, यानी कि संबोधन या अपना खुद का निर्देश भी नहीं होता है। इसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों अथवा संबद्ध कार्यालय आदि से विशिष्ट विषय या मामले पर विचार मंगाने हेतु किया जाता है। 15वां प्रकार है अनुस्मारक।
अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहा जा सकता है। अनुस्मारक के लिए पत्र का वही रूप प्रयुक्त किया जाता है जिसमें मूल पत्र प्रेषित किया गया था। मूल पत्र के अनुसार कार्यवाही समय पर न की गई हो अथवा मांगी गई जानकारी समय विधि में न भेजी गई हो, तब संबंधियों को कार्य का स्मरण दिलाने के लिए अनुस्मारक स्मरण पत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी मामले के विषय पर उसकी जानकारी मांगी गई हो और समयावधि में यानी कि उसमें विलम्ब हो जाए, तब संबंधित अधिकारी को स्मरण याद दिलाने या स्मरण दिलाने के लिए जिस पत्र का प्रयोग होता है उसे अनुस्मारक कहते हैं, यानी कि स्मरण पत्र भी कहते हैं। 16वां प्रकार है प्रतिवेदन। सरकारी कामकाज के प्रमुख अंग के रूप में जांच, तथ्यान्वेषण, सुझाव आदि के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की प्रणाली को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहा जाता है। यानी कि जो सरकारी कामकाज में जांच, तथ्यान्वेषण, सुझाव आदि के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने होते तब प्रतिवेदन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवेदन को रिपोर्ट भी कहते हैं। प्रतिवेदन में सूचना या जानकारी प्रस्तुत की जाती है जो सार्वजनिक रूप में यथातथ्य ज्ञात नहीं होती, किंतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, आयोग या समिति उसे संबंधित व्यक्तियों या सरकार तक तथ्यों को यथास्थिति प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन एक या अनेक व्यक्ति, अधिकारी, सचिव तथा सरकार के द्वारा गठित आयोग मंडल प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन में तथ्यों की यथास्थिति प्रस्तुत करने का प्रामाणिक प्रयास किया जाता है। यानी जो तथ्य है उसको ज्यों की त्यों लिखा जाए, यह प्रयत्न किया जाता है कि जो तथ्यों को यथास्थिति प्रस्तुत करने का प्रामाणिक प्रयास किया जाता है। 17वां और आखिरी प्रकार है तार। सरकारी पत्राचार में तार की विशेष भूमिका एवं महत्व है। तार सिर्फ उन्हीं मौक़ों पर भेजे जाते हैं जब वह बहुत ज़रूरी हो, यानी कि जब तार बहुत ज़रूरी हो तभी ही भेजे जाते हैं। क्योंकि हवाई डाक द्वारा बहुत जल्दी पत्रादि पहुंचाने की सहूलियत है, यानी कि विमान द्वारा अब हवाई डाक सुविधा उपलब्ध है, इसलिए पत्र जल्दी पहुंच जाते हैं। अर्थात जब बहुत ज़रूरी हो तभी ही तार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगर पत्रादि के ऊपर उपयुक्त प्राथमिकता के चिन्ह देने या तुरंत डाक भेज देने से काम चल जाए तो तार नहीं भेजे जाते हैं। अगर तुरंत काम हो जाता है तो फिर तार नहीं भेजे जाते हैं। तार का मूल छोटा होना चाहिए, पर इतना छोटा भी नहीं कि मतलब रास्ता न निकल सके, यानी कि संक्षिप्त होने चाहिए पर इतने भी संक्षिप्त नहीं कि व्यर्थ हो जाए, यानी कि वो नीरस हो जाए। अर्थात तार संक्षिप्त हो किंतु बोधगम्य भी होने चाहिए, यानी संक्षिप्त हो साथ में बोधगम्य होने चाहिए, दुर्बोध होने चाहिए नहीं। उपरोक्त हमने सरकारी पत्रों के 17 पत्रों की चर्चाएं की। यहाँ पर हमारा यह प्रश्न समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।